अनुपम रसायन के नंबर्स आए हैं। नंबर्स थोड़े से सबड्यूड रहे हैं। Q4 में कंपनी की आय करीब करीब 17% और मुनाफा 46% घटा है। EBITDA में भी 21% के आसपास का प्रेशर रहा है। मार्जिन करीब करीब 1.5% का दबाव रहा। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डिप्टी CFO विशाल ठक्कर सर। विशाल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो जो मार्केट में या फिर एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है कि शायद YOY बेसिस पे नंबर्स इतने बेहतर ना भी दिखें, लेकिन Q on Q थोड़े स्टेबल हो रहे हैं नंबर्स और पिकअप के साइन आ रहे हैं। आप इंडस्ट्री में हो, आप बेहतर समझोगे चीज़ों को, तो क्या ऐसा एक्चुअल में हो रहा है कि थोड़ा सा स्टेबल हो रही है मार्केट्स और अब यहाँ से पिकअप दिखेगा FY25 के लिए फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ से? एक तो धन्यवाद, आप आपने हमको आपके चैनल पे रखा। बात ये सही है कि पहला जो ये गया साल था उसमें आपके जो रेवेन्यू के नंबर्स थे वो वीक थे और डीग्रोथ हमने देखा है, वो इंडस्ट्री में भी देखा है और हमने हमारे नंबर्स में भी देखा है। आगे जाते हुए FY25 की बात करें तो FY25 हमारे हिसाब से ये लग रहा है कि भाई ओवरऑल ग्रोथ का ईयर होना चाहिए। अ, हाँ, पिकअप आने में थोड़ा-सा स्लो ही जो आपका अगर देखोगे तो सेकंड हाफ FY24 वीक था और हमें ये लग रहा है कि फर्स्ट हाफ FY25 भी थोड़ा-सा वीक वीक मोमेंटम पे रहेगा। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ का नंबर्स दिखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। स्पेशली वो एग्रोकेम का साइकिल जो है वो आपका उधर से इंप्रूव होना चाहिए। तो ये हमारा एक मानना है। और हमारी और बात करें तो फार्मा और पॉलीमर जो है वो हमको ग्रोथ दे रहा है और वो एक्चुअली ग्रोथ को और मोमेंटम को इंक्रीज करेगा, ये हमारा ऐसा। तो विशाल सर, आप कह रहे हो फार्मा और पॉलीमर की तरफ से अच्छी ग्रोथ आ रही है, एग्री का जो साइकिल है वो थोड़ा सा इंप्रूव करेगा FY25 में। तो अभी के लिए एग्रीकल्चर का, क्योंकि आपके मेजर बिजनेस में एग्रोकेमिकल आता है, पर्सनल केयर आता है, फार्मा आता है, सो अगर पिकअप गोइंग फॉरवर्ड एग्रोकेमिकल में आता है तो हम कब से एक्सपेक्ट करके चलें? दूसरा, जो बाकी सेगमेंट्स हैं, स्पेशलिटी डाई, स्पेशलिटी पिगमेंट, जिनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है एज ऑफ नाउ मेजर बिजनेस में, लेकिन उनकी तरफ से ग्रोथ का साइकिल कैसा रहेगा? अगर आप देखें तो 3 हमारे मेजर है, आपने जैसे बोला एग्रो, पर्सनल केयर, फार्मा एंड फार्मा के साथ अभी पॉलीमर। ये 4 में से अगर आप देखेंगे तो एग्रो में हमारा आज अगर आप देखेंगे तो एग्रो का ग्रोथ हमको लग रहा है कि H2 से ज़्यादा ग्रोथ आना चाहिए। H1 विल बी मोर स्टेबलाइजिंग पीरियड रादर देन अ ग्रोथ पीरियड। पॉलीमर फार्मा जो हमारा पहले 4% था वो इस साल 9 हो गया। हमको हमारा मानना ये है कि वो 9% की जगह पे वो डबल डिजिट में हमारा नंबर आ जाना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू। पर्सनल केयर हमको लग रहा है कि वो ब्रॉडली सिमिलर ग्रोथ पे रहेगा, उनके नंबर्स वो ग्रोथ के हिसाब से उनके चलते रहेंगे। एंड पॉलीमर जो है वो भी हमारा ये मानना है कि जो आज सिंगल डिजिट में उसका कंट्रीब्यूशन है उसका भी डबल डिजिट में कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये साल जो रहेगा वो पहला हाफ थोड़ा सा कम ग्रोथ रहेगा एंड सेकेंड हाफ एक्चुअली ग्रोथ ग्रोथ मोमेंटम रहेगी। एंड अगर आप जब एग्जिट देखोगे FY25 का, तब आप देखेंगे कि वो ग्रोथ मोमेंटम अच्छा खासा बना होगा और 26 का नंबर्स हमारे लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि तब तक हमारे प्लांट्स आ चुके होंगे। हमारे प्रोडक्ट्स जो इस साल हमने 15-17 प्रोडक्ट्स कमर्शियलाइज किए, अगले साल और करने वाले हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो आप मोटा मोटी ये देखिए कि भाई लास्ट ईयर वाज अ फ्लैट, दिस ईयर विल बी मोर कंसोलिडेशन एंड आफ्टर दैट इज द ईयर जहां पे हमारा बहुत स्ट्रांग ग्रोथ आना चाहिए और इस साल में मार्जिनल ग्रोथ आना चाहिए। तो मार्जिन में सर लास्ट क्वार्टर मतलब 25% के आसपास के मार्जिन इस क्वार्टर में हमने देखे थे, जो कि कहीं 28% के आसपास के मार्जिन हुआ करते थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। सो थोड़ा सा हिट तो है मार्जिन पर। ये मार्जिन का एक स्टेबलाइज नंबर कहाँ पर हम एक्सपेक्ट करें? क्या 26%, 27% पे आप FY25 क्लोज करने की उम्मीद लगा रहे हो? और दूसरा, मार्जिन की सिचुएशन मतलब इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट था या अदरवाइज लो मार्जिन प्रोडक्ट की सेल का इम्पैक्ट था? पहला दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ, उसके बाद पहले सवाल का जवाब देता हूँ। तो ये प्रैक्टिकली जो हमारे मार्जिन है वो लार्जली आपने जैसे बोला कि वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से आपके ज्यादा दिखते क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप सालाना सालाना देखेंगे तो मोटा मोटी आप नंबर्स को सेम देखेंगे। 26 से 28 इज द नंबर, 26-27 इज द नंबर दैट आई वुड बी, मैं कंफर्टेबल रहूंगा जिसपे आपको मैं बोल पाऊंगा फ्यूचर में भी रहेंगे हमारे मार्जिन। और ये नंबर मुझे लग रहा है कि वो स्टेबल मेंटेन मार्जिन का नंबर रहना चाहिए, ये हमको लग रहा है। बिकॉज़ हमारा जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर पास थ्रू है, जिसके चलते मार्जिन्स में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं।
विशाल सर, लास्ट मतलब FY 23 में एक फंड रेज हुआ था, उसके बाद आपने एक बड़ा केपेक्स अनाउंस किया था। केपेक्स का जो अनाउंसमेंट था उसका एक मेजर हिस्सा आप लोग ऑलरेडी शायद कंप्लीट कर भी चुके हो। सो अभी केपेक्स का स्टेटस किस तरह का है? क्या क्या चीज़ें एक्सपैंड हो चुकी हैं? किन चीज़ों पर हमें नज़र रखनी होगी? तो देखिए हमने 670, जैसे आपने बोला 670 का केपेक्स हमने अनाउंस किया था। उसमें से 180 के आसपास का बचा हुआ है, बाकी सब केपेक्स हो चुका है। और हमारा ये प्लान है कि अगले 2 क्वार्टर्स में, माने फर्स्ट हाफ में हम ये केपेक्स को मोटा-मोटी खत्म खत्म कर लें, तो हमको सेकंड हाफ मिलेगा वो केपेक्स को यूज़ करने के लिए एंड रैंप अप एंड देन यूज़ करने के लिए। बिकॉज़ उसमें थोड़ा-सा वैलिडेशन और रैंप अप भी होता है, बट एट लीस्ट केपेक्स हमारा थ्रू हो जाएगा बाय दैट टाइम। और वो केपेक्स हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा अगले 2-3 साल के ग्रोथ के लिए, एट लीस्ट। ओके। तो विशाल सर, जो Q4 में करीब 6 नए मॉलिक्यूल्स को आपने कमर्शियलाइज़ किया था, 17 के आसपास के नए मॉलिक्यूल्स आपके सो फार पहुंच चुके हैं। सो अभी मॉलिक्यूल्स का एक्सपेंशन किस तरह का रहेगा? अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप क्या टारगेट्स ईयर मार्क करके चल रहे हो? 1। दूसरा, एक बड़ा चंक आपने डेट का भी रीपेमेंट किया है। सो डेट का रीपेमेंट भी आपको आने वाले टाइम में क्या इंटरेस्ट आउटगो क्योंकि कम होगा, उससे फिर आपके मार्जिन को भी सपोर्ट आएगा? सो वो पार्ट भी हम मान के चलें क्या FY 25 के लिए? देखिए, पहला बात आपकी बात सही है कि देखो हमने 17 हमने लॉन्च किए हुए नए मॉलिक्यूल्स, और इस साल में भी 6 से 8 के आसपास तो हम भी अभी भी सोच रहे हैं, हमारा प्लान है कि हम कर पाएँ। तो पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे कि भई इन टर्म्स ऑफ हमारे अ अ, जो मार्जिन्स है वो तो वो मेंटेन रहेंगे। और तीसरा बात आपने जो पूछा वो मैं अभी आप वापस एक बार ज़रा बताएँ तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। जी सर, तीसरा सवाल मेरा था कि जो डेट रीपेमेंट्स हैं, उनका किस तरह का इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे आने वाले समय में? तो देखिए, हमने लॉन्ग टर्म डेट को 250 करोड़ के आसपास की लोन्स को हमने रीपे किया था। और जो अभी हमारा जो बाकी का जो बैलेंस राउंड है, जो हमारा प्रेफ़रेंस और इसका, उसमें से जो आएगा उससे हम लोग उसको डेट को हम लोग मोटा-मोटी फिनिश करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जो अभी की जो है। हाउएवर उससे यस थोड़ा-सा इंटरेस्ट में इम्पैक्ट तो आएगा, और इंटरेस्ट कम आएगा। हमारा एबिटा तो हमने जो बोला वही होगा, पर पैट पे उसका उसका अनुमान ज़्यादा देख पाओगे, उसका रिफ्लेक्शन देख। जी। चलिए विशाल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपने हमसे बातचीत करने के लिए, और सभी जो आपके नंबर्स हैं उसके तमाम डिटेल्स पर हमसे बातचीत करने के लिए, एक्सपेंशन में बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अनुपम रसायन मोरलेस फ्लैट साइड पे आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है नंबर्स के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बारी ज़रा पूरा अदानी समूह दिखा दीजिए, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। अदानी एनर्जी, अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेज, सबके अंदर ही एकाएक टिका है। अदानी इंटरप्राइजेज एकाएक दिन के ऊपरी स्तरों पर 3% की तेज़ी यहाँ पर है। अदानी पोर्ट में खरीदारी, अदानी पोर्ट्स डे हाई के आसपास आया, 3.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। अदानी एनर्जी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन करीब 5% की तेज़ी यहाँ है। अदानी ग्रीन, अदानी टोटाल, सब में एक स्पाइक है। और पूरा ग्रुप अदानी विल्मर करीब 4% ऊपर, अदानी टोटल और अदानी ग्रीन भी इसी तर्ज पे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूरे अदानी ग्रुप में एक बाइंग आई है, और दिन के ऊपरी स्तरों पे पूरा ग्रुप कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। चंदन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे एक सस्ता ऑप्शन लेंगे और बाकी स्टॉक से बातचीत होती है छोटे से ब्रेक के उस तरफ।